नमस्ते दोस्तों। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक ऐसी तस्वीर बनती है जिसमें व्यक्ति अजेय होता है, निर्भीक होता है और हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखता है। लेकिन बर्न ऑफ द एवर फ्लेम की दुनिया हमें शुरुआत में ही ये एहसास कराती है कि असली शक्ति दिखने में नहीं, समझ में छिपी होती है। ठहरिए, क्योंकि यही इस कहानी का मूल प्रश्न है। क्या शक्ति जन्म से मिलती है या संघर्ष उसे गढ़ता है? कहानी की नायिका के पास असाधारण सामर्थ्य है, पर समस्या यह है कि उसे खुद अपनी क्षमता की सीमा और दिशा का ज्ञान नहीं। यही स्थिति वास्तविक जीवन में भी कई लोगों की होती है। क्षमता होती है, हुनर होता है, अवसर भी होते हैं, लेकिन स्पष्टता नहीं होती और बिना स्पष्टता के शक्ति भी बोझ बन जाती है। धीरे धीरे कथा हमें यह समझाने लगती है कि सबसे बड़ी उलझन बाहरी नहीं, भीतर की होती है। जब व्यक्ति खुद को नहीं समझता तब हर निर्णय भारी लगने लगता है, हर जिम्मेदारी डर पैदा करती है और हर अवसर एक जोखिम जैसा महसूस होता है। रुकिए, ये केवल कहानी का संघर्ष नहीं है, ये वास्तविक जीवन का मनोवैज्ञानिक सत्य है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जिसके पास प्रतिभा है, अगर उसे ये ना पता हो कि उसे किस दिशा में मेहनत करनी है तो वही प्रतिभा उसे उलझन में डाल देती है। इसी तरह नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट न करे तो वो हर काम में व्यस्त रहेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही आंतरिक अस्पष्टता धीरे धीरे आत्मविश्वास को कम करती है। लेखिका पेन कोल इस प्रारंभिक चरण में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने रखती है। शक्ति का पहला नियम है आत्म पहचान। जब तक व्यक्ति ये नहीं समझ लेता कि वह कौन है, उसकी सीमाएं क्या है और उसकी वास्तविक चाहत क्या है, तब तक कोई भी बाहरी ताकत उसे स्थिर नहीं कर सकती। ठहरिए, ध्यान दीजिए कि यह केवल दार्शनिक बात नहीं, बल्कि पूरी तरह व्यवहारिक सिद्धांत है। अगर किसी को पता ही नहीं कि उसका लक्ष्य क्या है तो उसकी मेहनत दिशाहीन हो जाएगी। लेकिन जैसे ही लक्ष्य स्पष्ट होता है, वही मेहनत परिणाम देने लगती है। अब सोचिए, क्यों कई लोग समान अवसर मिलने के बावजूद अलग अलग परिणाम हासिल करते हैं? कारण यह नहीं कि किसी के पास ज्यादा साधन है और किसी के पास कम। असली कारण यह है कि कुछ लोग अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेते हैं, जबकि बाकी लोग बाहरी शोर में उलझे रहते हैं। कहानी की नायिका भी इसी मोड़ पर खड़ी है। उसके सामने शक्ति है, जिम्मेदारी है और निर्णय लेने की आवश्यकता है, लेकिन मन के भीतर संदेह का धुंधलका छाया हुआ है। यही धुंधलका उसे आगे बढ़ने से रोकता है। वास्तविक जीवन में भी संदेह सबसे बड़ा अवरोध होता है, क्योंकि ये व्यक्ति को प्रयास करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। व्यावहारिक रूप से देखें तो इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि स्पष्टता पैदा की जाती है, मिलती नहीं। कोई अचानक आत्मविश्वासी नहीं बन जाता, वह छोटे छोटे निर्णयों के अभ्यास से बनता है। जैसे रोज समय पर उठना, तय काम पूरा करना या अपनी गलतियों को स्वीकार करना। ये छोटे कदम मन को प्रशिक्षित करते हैं। ठहरिए, यही अभ्यास धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर वह स्थिरता पैदा करता है जिसे हम असली ताकत कहते हैं। कहानी की शुरुआत हमें यही सिखाती है कि शक्ति का अर्थ केवल क्षमता होना नहीं, बल्कि उस क्षमता को समझना और सही दिशा देना है। और यहीं से कहानी का वास्तविक संघर्ष आकार लेता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचानने लगता है, दुनिया उससे अपेक्षाएं भी करने लगती है। अपेक्षाएं जिम्मेदारी लाती है और जिम्मेदारी निर्णय मांगती है। अब आगे की यात्रा में यही देखने को मिलेगा कि जब शक्ति और जिम्मेदारी आमने सामने खड़ी होती है, तब व्यक्ति का मन किस ओर झुकता है, डर की ओर या विकास की ओर? यही प्रश्न हमें अगले भाग की ओर ले जाता है, जहां यह स्पष्ट होगा कि जिम्मेदारी स्वीकार करना क्यों हर महान परिवर्तन की पहली शर्त होती है। और यहीं से जिम्मेदारी का वास्तविक भार महसूस होना शुरू होता है। जब व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान लेता है, तब जीवन उससे अगला प्रश्न पूछता है, क्या तुम इस शक्ति की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? ठहरिए, क्योंकि शक्ति अपने साथ केवल अवसर नहीं लाती, वह दबाव भी लाती है। जितनी बड़ी क्षमता, उतनी बड़ी अपेक्षाएं। यही वो मोड़ है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। उन्हें शक्ति चाहिए होती है, लेकिन उससे जुड़ी जिम्मेदारी नहीं। पर सच्चाई यह है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक को स्वीकार करोगे तो दूसरा अपने आप साथ आएगा। ध्यान से समझिए, डर का जन्म अक्सर जिम्मेदारी से ही होता है,
जब तक व्यक्ति पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होता तब तक वह निश्चिंत रहता है, लेकिन जैसे ही उसे किसी कार्य, किसी निर्णय या किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी दी जाती है, मन में आशंका पैदा होने लगती है। क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? क्या मुझसे गलती हो जाएगी? क्या लोग मुझ पर भरोसा कर पाएंगे? रुकिए, यही डर स्वाभाविक है और यही संकेत भी है कि आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां विकास संभव है, क्योंकि डर हमेशा वही पैदा होता है जहां संभावना मौजूद होती है। जीवन के साधारण उदाहरण देखिए। जब किसी छात्र को पहली बार क्लास का नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो उसे गर्व भी होता है और घबराहट भी। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाता है तो उसके भीतर उत्साह भी होता है और चिंता भी। यही मिश्रण बताता है कि जिम्मेदारी केवल बाहरी स्थिति नहीं बल्कि मानसिक परीक्षा है। जो व्यक्ति इस परीक्षा को स्वीकार कर लेता है वो धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करने लगता है, ऐसी शक्ति जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। और जो इससे बचता है वो वही का वही रह जाता है, चाहे उसके पास कितनी भी क्षमता क्यों ना हो। अब एक गहरी बात पर ध्यान दीजिए। जिम्मेदारी का असली अर्थ बोझ उठाना नहीं बल्कि अपने प्रभाव को समझना है। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि उसके निर्णय केवल उसे नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं, तब उसका सोचने का तरीका बदल जाता है। वह जल्दबाजी में फैसले नहीं करता, वो प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करता है। ठहरिए, यही परिपक्वता की शुरुआत है, क्योंकि परिपक्व व्यक्ति वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग सोच समझ कर करता है, न कि आवेग में आकर। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो जिम्मेदारी निभाने की कला सीखी जा सकती है। ये कोई जन्मजात गुण नहीं है। शुरुआत छोटे कदमों से होती है, जैसे अपने समय की जिम्मेदारी लेना, अपने वादों की जिम्मेदारी लेना, अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेना। जब व्यक्ति इन छोटी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाता है तब उसका मन धीरे धीरे बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो जाता है। यही क्रमिक अभ्यास आत्मविश्वास को मजबूत करता है, क्योंकि आत्मविश्वास कोई भावना नहीं बल्कि अनुभव का परिणाम होता है। जितना अधिक जिम्मेदारी निभाओगे उतना अधिक विश्वास अपने ऊपर बनेगा। सोचिए, क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहते हैं जबकि कुछ लोग छोटी चुनौती में ही घबरा जाते हैं? कारण स्पष्ट है। पहले समूह ने जिम्मेदारी को बोझ नहीं, अवसर माना होता है। उन्होंने ये समझ लिया होता है कि हर कठिन स्थिति दरअसल एक प्रशिक्षण है जो उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बना रही है। दूसरी ओर जो लोग जिम्मेदारी से बचते हैं वे खुद को उस प्रशिक्षण से वंचित कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि समय बीतता रहता है लेकिन उनका आत्मविश्वास वही का वही रह जाता है। तो इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि डर और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं, और जो व्यक्ति डर के बावजूद जिम्मेदारी स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि जिम्मेदारी ही वह साधन है जो क्षमता को उपलब्धि में बदलती है। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, कहानी हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाती है, जहां यह स्पष्ट होगा कि जिम्मेदारी निभाने के लिए केवल साहस ही नहीं बल्कि सही लोगों का साथ भी उतना ही जरूरी होता है। और जब व्यक्ति जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है तब अगला सवाल सामने आता है, क्या आप अकेले सब कुछ संभाल सकते हैं या सही साथ की आवश्यकता है? ठहरिए, क्योंकि शक्ति अकेले इस्तेमाल करने पर सीमित रह जाती है। कहानी की नायिका जैसे जैसे अपनी शक्ति और जिम्मेदारी को समझती है उसे महसूस होता है कि भरोसा और सहयोग उसके निर्णयों को सही दिशा देने में कितने अहम है। यही वह स्तर है जहां वास्तविक ताकत केवल व्यक्तिगत क्षमता में नहीं बल्कि सही लोगों के साथ काम करने में छिपी होती है। एक अकेला प्रयास कभी भी पूरी तरह सफल नहीं होता, लेकिन सहयोग से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाता है। ध्यान दीजिए, भरोसा धीरे धीरे बनता है, अचानक नहीं। जैसे कोई साथी पहली बार मदद करने आता है, आपको उसका इरादा समझना पड़ता है, उसकी क्षमता और सीमाएं पहचाननी पड़ती है। ठहरिए, यही वह कारण है कि गलत लोगों पर भरोसा करना कई बार नुकसानदेह साबित होता है। वास्तविक जीवन में भी यही देखा गया है। किसी टीम में, काम में या पढ़ाई में यदि सही लोग नहीं हैं, तो प्रयास खो जाता है, जबकि सही लोग मिलने से मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। यह केवल एक्सटर्नल मदद नहीं बल्कि मानसिक संतुलन भी प्रदान करता है। व्यवहारिक उदाहरण ले, एक छात्र जब ग्रुप स्टडी करता है
तो अकेले सीखने से ज्यादा तेजी और फोकस मिलता है। लेकिन ग्रुप में यदि लोग सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस पैदा करें तो वही सहयोग नुकसानदेह हो जाता है। इसी तरह एक नौकरी में मेंटोर या सही टीम मेंबर होने से निर्णय लेने में क्लैरिटी आती है और गलत टीम के साथ काम करने से व्यक्ति उलझन में फंस जाता है। ठहरिए, इसलिए भरोसा केवल देना नहीं, परख कर देना भी जरूरी है। अब गहरी बात यह है, सही लोगों का साथ व्यक्ति को अपने निर्णय पर टिकने में मदद करता है। जब व्यक्ति अकेला होता है तो हर चुनौती भारी लगती है, हर गलती डरावनी लगती है। लेकिन जैसे ही वह जानता है कि उसके पास सहयोग है, निर्णय लेने का साहस और मानसिक स्थिरता दोनों बढ़ते हैं। यही कारण है कि कहानी में नायिका अपने साथी के भरोसे और समझ के कारण कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाती है। और यही सिद्धांत वास्तविक जीवन में भी काम करता है। सोचिए, क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं जबकि कुछ लोग तुरंत घबरा जाते हैं? कारण यही है, पहले समूह ने भरोसा और सहयोग को अपने निर्णय का हिस्सा बना लिया होता है। उन्होंने समझ लिया होता है कि अकेले शक्ति सीमित है, लेकिन सही लोगों के साथ शक्ति गुणा हो जाती है। दूसरा समूह यदि भरोसा या सहयोग को हल्के में लेता है तो उन्हें हर चुनौती कठिन और असंभव लगती है। यही अंतर सफलता और असफलता के बीच की रेखा तय करता है। तो इस पड़ाव की सीख यह है कि केवल अपनी क्षमता पहचानना और जिम्मेदारी लेना पर्याप्त नहीं है। सही लोग, सही सहयोग और परखा हुआ भरोसा, ये तीनों तत्व व्यक्ति की शक्ति को स्थिर और प्रभावी बनाते हैं। और जैसे जैसे ये समझ विकसित होती है, कहानी हमें अगले चरण की ओर ले जाती है, जहां यह सामने आएगा कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे त्याग और प्राथमिकताओं का स्पष्ट होना भी जरूरी है। और जैसे ही नायिका सही लोगों का साथ पाती है, उसकी वास्तविक परीक्षा अब शुरू होती है, त्याग और प्राथमिकताओं का। ठहरिए, क्योंकि शक्ति और सहयोग के बावजूद सफलता हमेशा आसान नहीं होती। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ छोड़ना पड़ता है। कहानी में जैसे नायिका को यह समझना पड़ता है कि हर निर्णय का एक मूल्य होता है, चाहे समय हो, संसाधन हो या व्यक्तिगत इच्छा। यही वो मोड़ है जहां असली परिपक्वता और सोच विकसित होती है। जीवन में भी यही लागू होता है। हर लक्ष्य पाने के लिए कुछ चीजें पीछे छोड़नी पड़ती है, और यह समझना जितना मुश्किल है उतना ही जरूरी भी। ध्यान दीजिए, त्याग का मतलब केवल बड़ा बलिदान करना नहीं है, बल्कि अपने ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना है। जब व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है, तब वो अनावश्यक प्रयास और समय बर्बाद नहीं करता। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसे मौज मस्ती या सोशल मीडिया के लिए समय कम करना पड़ता है। एक नौकरी में अगर कोई व्यक्ति प्रमोशन चाहता है तो उसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ता है। ठहरिए, यही त्याग छोटे निर्णयों में छिपा होता है, जो अंततः बड़ी उपलब्धि की नींव रखते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो प्राथमिकताओं की स्पष्टता व्यक्ति को मानसिक स्थिरता देती है। जब आप जानते हैं कि कौन सा काम सबसे जरूरी है और कौन सा बाद में किया जा सकता है, तब आपका मन विचलित नहीं होता। इसी तरह कहानी में नायिका को यह समझना पड़ता है कि सभी समस्याओं का सामना एक साथ नहीं किया जा सकता, और उसे ये तय करना होता है कि किस चुनौती पर पहले ध्यान देना है। ये निर्णय शक्ति ही उसे आगे बढ़ने की राह देता है। रुकिए और सोचिए, क्यों कुछ लोग लगातार प्रयास के बावजूद असफल रहते हैं? कारण यही है कि उन्होंने प्राथमिकताओं को स्पष्ट नहीं किया। उनके प्रयास बिखरे हुए रहते हैं और शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। वहीं जो लोग त्याग और प्राथमिकताओं के नियम को समझ लेते हैं, वे कठिन हालात में भी सही दिशा में चलते हैं और छोटी छोटी जीत हासिल करते हुए बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ते हैं। यही असली अंतर साधारण और प्रभावशाली व्यक्ति के बीच होता है। तो इस पड़ाव की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि शक्ति, जिम्मेदारी और सहयोग के बाद अगला कदम है स्पष्ट प्राथमिकताएं और त्याग। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि किस पर ध्यान देना है और किसे छोड़ना है, तब हर निर्णय अधिक प्रभावशाली और हर कदम स्थिर बन जाता है। और जैसे जैसे ये समझ गहराती है, कहानी हमें अगले चरण की ओर ले जाती है, जहां निर्णय लेने का दबाव और उसके परिणामों का सामना करने की कला सामने आती है। और जैसे ही नायिका ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया और त्याग को अपनाया, अब उसके सामने सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव आता है, निर्णय का दबाव। ठहरिए, क्योंकि हर बड़ा निर्णय आसान नहीं होता,
और जब परिणाम का जिम्मा आपके हाथ में होता है तब मन में हलचल होना स्वाभाविक है। कहानी में वह स्थिति आती है जहां उसे तुरंत फैसला करना होता है और हर विकल्प के साथ जोखिम जुड़ा होता है। यही वो क्षण है जब व्यक्ति की असली परिपक्वता और मानसिक स्थिरता सामने आती है। जीवन में भी यही होता है। जब कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना हो तब डर, शक और संभावना की उलझन एक साथ मन पर हावी होती है। ध्यान दीजिए, निर्णय केवल दिमाग से नहीं बल्कि मूल्य और अनुभव से लिया जाता है। कोई भी विकल्प केवल तर्कसंगत या आसान नहीं होता। रुकिए, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति निर्णय लेने से पहले अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करता है। उदाहरण के लिए, एक नौकरी में प्रमोशन का अवसर आने पर व्यक्ति को यह तय करना पड़ता है कि क्या वह इस भूमिका में समय और प्रयास देने के लिए तैयार है या परिवार और व्यक्तिगत जीवन पर इसका असर पड़ेगा। यही सोच उसे सही दिशा में कदम उठाने में मदद करती है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो निर्णय लेने की कला अभ्यास और अनुभव से आती है। जैसे कोई छात्र अपने करियर के विषय चुनता है या कोई व्यवसायी नई योजना लागू करता है। शुरुआत में भय और अनिश्चितता स्वाभाविक है, पर लगातार सोच समझकर छोटे निर्णय लेने से मन प्रशिक्षित होता है और बड़ी चुनौतियों में भी निर्णय लेने का साहस विकसित होता है। ठहरिए, यही कारण है कि सफलता केवल अवसर नहीं बल्कि सही निर्णय लेने और उन्हें निभाने की क्षमता से आती है। सोचिए, क्यों कुछ लोग दबाव में भी ठोस फैसले लेते हैं जबकि कुछ लोग हर बार उलझन में फंस जाते हैं? कारण यह है कि पहले समूह ने निर्णय को केवल विकल्प नहीं बल्कि जिम्मेदारी और मूल्य के आधार पर लिया होता है। उन्होंने समझ लिया होता है कि सही निर्णय अक्सर आसान नहीं होता, लेकिन परिणाम स्थायी और प्रभावशाली होते हैं। वहीं जो लोग डर और अनिश्चितता से निर्णय टालते हैं वे लगातार अवसर खोते रहते हैं और आगे बढ़ने में असफल रहते हैं। तो इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि निर्णय का दबाव हमेशा रहेगा, पर साहस, मूल्य और स्पष्ट प्राथमिकताएं होने पर वही दबाव अवसर में बदल जाता है। और जैसे जैसे नायिका ये समझती है, कहानी हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाती है, जहां असफलता की आग और चुनौतियों का सामना करने का वास्तविक परीक्षण सामने आता है। और जैसे ही नायिका ने कठिन निर्णय लेना शुरू किया, अब उसके सामने असफलता की आग जलाई जाती है। ठहरिए, क्योंकि असफलता केवल बाहरी हार नहीं है, ये अंदर की परीक्षा है। कहानी में उसे लगातार चुनौतियों और विफलताओं का सामना करना पड़ता है और हर बार ये परीक्षण होता है कि क्या वो गिरकर सीख सकती है या फिर डर और निराशा में फंस जाएगी। यही वो क्षण है जहां व्यक्ति का असली चरित्र और मानसिक स्थिरता सामने आती है। जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। असफलता केवल अनुभव है और अनुभव ही भविष्य की सफलता का आधार बनता है। ध्यान दीजिए, असफलता का अर्थ कभी अंत नहीं होता। ये एक फीडबैक है जो बताता है कि रास्ता बदलने की जरूरत है, तरीका सुधारने की जरूरत है। रुकिए, कई लोग गलती को व्यक्तिगत असफलता मानकर हतोत्साहित हो जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इसे सीखने का अवसर समझता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो किसी परीक्षा में फेल होता है, वो या तो आत्मग्लानि में डूब जाता है या अपनी तैयारी के तरीके को सुधारकर अगली बार बेहतर प्रदर्शन करता है। इसी तरह कामकाजी जीवन में किसी प्रोजेक्ट में असफल होने पर स्किल को सुधारना, प्लानिंग बदलना और बेहतर अप्रोच अपनाना ही स्थायी सफलता की कुंजी है। व्यावहारिक रूप से देखें तो असफलता के साथ व्यवहार करने की क्षमता व्यक्ति को मजबूत बनाती है। जब व्यक्ति गलती स्वीकार करता है, उसे एनालाइज करता है और सुधार करता है, तब उसके अंदर रेजिलियंस पैदा होती है। ठहरिए, यही रेजिलियंस वो आग है जो भविष्य में आने वाली चुनौतियों को झेलने की ताकत देती है। कहानी में नायिका हर असफलता के बाद अपने अनुभव से सीख लेती है और धीरे धीरे वो मानसिक रूप से इतनी मजबूत हो जाती है कि अगली चुनौती पहले से कम डरावनी लगती है। सोचिए, क्यों कुछ लोग लगातार गिरने के बावजूद उठते रहते हैं और अंत में सफल होते हैं, जबकि कुछ लोग पहली बड़ी चुनौती में ही हार मान लेते हैं? कारण यही है, पहला समूह असफलता को अनुभव और प्रशिक्षण मानता है, जबकि दूसरा समूह उसे बाधा और निराशा मानता है। परिणाम स्पष्ट है, जो अनुभव से सीखते हैं वे धीरे धीरे अपनी क्षमता और निर्णय की गुणवत्ता बढ़ाते हैं और वही व्यक्ति अंत में स्थिर और प्रभावशाली बनता है। तो इस पड़ाव की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि असफलता डरने या भागने की वजह नहीं है,
ये एक ऐसा उपकरण है जो व्यक्ति को सुधारने, मजबूत बनाने और स्थिर मानसिकता विकसित करने का अवसर देता है। और जैसे जैसे नायिका ये समझती है, कहानी हमें अगले और अंतिम चरण की ओर ले जाती है, जहां लगातार संघर्ष और अनुभव से व्यक्ति का अंतिम रूपांतरण और शक्ति का वास्तविक इस्तेमाल सामने आता है। और जब नायिका ने असफलताओं से सबक लेना शुरू किया, तब वो अपने अंतिम रूपांतरण की ओर बढ़ती है। ठहरिए, क्योंकि यही वो क्षण है जब अनुभव, सीख और लगातार संघर्ष मिलकर व्यक्ति के भीतर स्थिरता और आत्मविश्वास पैदा करते हैं। कहानी में वो महसूस करती है कि अब वो परिस्थितियों की बंदिशों की गिरफ्त में नहीं है, बल्कि हर चुनौती को समझकर और नियंत्रित करके आगे बढ़ सकती है। यही वो मानसिक शक्ति है जो केवल क्षमता और प्रयास से नहीं आती, बल्कि अनुभव और निरंतर अभ्यास से बनती है। ध्यान दीजिए, ये रूपांतरण अचानक नहीं होता। छोटे छोटे निर्णय, जिम्मेदारी स्वीकार करना, भरोसा और सहयोग का सही उपयोग, त्याग और प्राथमिकताओं की स्पष्टता और असफलताओं से सीखने का लगातार अभ्यास, ये सभी तत्व मिलकर व्यक्ति को अंतिम रूप देते हैं। रुकिए, यही कारण है कि कहानी में नायिका की हर छोटी जीत, हर अनुभव उसे अंतिम रूप में तैयार करता है। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। सफलता केवल अंतिम परिणाम नहीं, बल्कि लगातार सुधार और सीखने की प्रक्रिया का परिणाम होती है। व्यवहारिक उदाहरण ले, एक छात्र जो बार बार असफलताओं के बावजूद लगातार अभ्यास करता है, हर बार अपने तरीके सुधारता है, अंततः अपनी पढ़ाई में मास्टर बन जाता है। उसी तरह नौकरी में कोई जो गलतियों से सीखकर अपने कौशल को बढ़ाता है और सही निर्णय लेता है, वो धीरे धीरे प्रभावशाली और स्थिर पेशेवर बन जाता है। ठहरिए, यही प्रक्रिया बताती है कि अंतिम रूपांतरण केवल उपलब्धि में नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक शक्ति में होता है। सोचिए, क्यों कुछ लोग लगातार संघर्ष के बावजूद स्थिर रहते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ लोग हर चुनौती में घबराकर पीछे हट जाते हैं? कारण यही है, पहले समूह ने अनुभव, अभ्यास और सही दृष्टिकोण से अपने मन को प्रशिक्षित किया होता है। उन्होंने ये समझ लिया कि परिस्थिति कभी भी पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं होती, लेकिन उनका मन और निर्णय स्थिर रह सकता है। दूसरा समूह अगर यही समझ न पाए, तो उन्हें हर चुनौती असंभव लगती है। तो इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि अंतिम रूपांतरण बाहरी परिस्थिति से नहीं, भीतर की स्थिरता, समझ और लगातार अभ्यास से आता है। जब व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, निर्णय पर टिकता है और हर असफलता को सुधार का अवसर मानता है, तब वह केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि उनका नियंत्रक बन जाता है। और यही मानसिक शक्ति कहानी का वास्तविक संदेश है, जो अगले अंतिम चरण में हमें एक संक्षिप्त सार और सोचने पर मजबूर करने वाले टेकअवे की ओर ले जाता है। और अब जब ये पूरी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची है, ठहरिए और पीछे देखिए। सोचिए कि शुरुआत में शक्ति केवल एक अवधारणा थी, जिम्मेदारी एक भार और असफलता एक डर। लेकिन आज नायिका के अनुभव हमें ये दिखाते हैं कि असली शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता, समझ और अभ्यास में छिपी होती है। ये वह शक्ति है जो व्यक्ति को परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि नियंत्रक बनाती है। ठहरिए, यही कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। शक्ति और सफलता केवल मौके या अवसरों से नहीं, बल्कि लगातार सीखने, सही निर्णय लेने और अनुभव से आती है। ध्यान दीजिए, जीवन में हर चुनौती दरअसल एक अवसर है, हर असफलता एक शिक्षक है और हर कठिन निर्णय आपके चरित्र को आकार देता है। रुकिए और सोचिए, क्या आप अपने भीतर की क्षमता को पहचान रहे हैं? क्या आप अपने निर्णयों में स्थिर हैं? और क्या आप अनुभवों से सीखने के लिए तैयार हैं? यही सवाल है जो आपके अगले कदम की दिशा तय करेगा। छोटे छोटे कदम, लगातार प्रयास और अनुभवों का सही उपयोग ही आपको वास्तविक सफलता और मानसिक स्थिरता की ओर ले जाता है। तो जाते जाते खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी क्षमता को समझेंगे, जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं और हर चुनौती से सीखकर आगे बढ़ेंगे। अगर यह प्रस्तुति आपको सोचने पर मजबूर कर पाई, तो इसे सराहें, शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि और लोग भी इस विचार यात्रा का हिस्सा बन सके। और याद रखिए, असली कहानी किताब के अंत में नहीं, बल्कि आपके जीवन में उसके लागू होने पर शुरू होती है।